Good morning, everyone. हाँ, वो गलती से मैंने दूसरे सब्जेक्ट वाले पे क्लिक कर दिया था, इस चक्कर में मीटिंग एंड हुई होगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये म्यूट रखना है भाई सबको अभी। खुशी म्यूट रखो। लास्ट टाइम होमवर्क नहीं दिया था क्योंकि वो स्प्रिंग बैलेंस वगैरह भी जो पढ़ाया था उससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे इसमें। आज दे दूंगा होमवर्क। लास्ट टाइम देखो हमने स्प्रिंग फोर्स स्टार्ट किया था। स्प्रिंग फोर्स में हमने देखो क्या देखा था कि अगर हम लोग तो कोई स्प्रिंग फोर्स में हमने ये देखा था कि अगर हम कोई भी स्प्रिंग लेते हैं जिसकी लेंथ L है और इसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं L से L प्लस एक्स करते हैं ना, जब भी हम इसकी लेंथ को चेंज करेंगे, चाहे हम एक्सटेंड करें या इसको हम कंप्रेस कर दें ना। अगर हमने कंप्रेस कर दिया, जहाँ एक्स क्या है, चेंज इन लेंथ, अगर हम इसको इलोंगेट कर देंगे तो स्प्रिंग अंदर को खींचता है ना खुद को। और फोर्स कितना लगता है F इक्वल टू के एक्स। और अगर हमने कंप्रेस कर दिया तो ये स्प्रिंग जो भी एंड पे लगा होगा उस पर बाहर को फोर्स लगाएगा। और फोर्स कितना लगेगा F इक्वल टू के एक्स, जिसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखे थे, F इक्वल टू माइनस के एक्स ना। एक्स का जो डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट में फोर्स लगेगा स्प्रिंग का ना। अब हमें इसमें स्प्रिंग बैलेंस के बारे में देखना है। हमने देखो एक लास्ट टाइम वेइंग मशीन देखा था। वेइंग मशीन क्या करता था, अपने ऊपर वाले सरफेस पे जो फोर्स लगता था वो मेजर करता था ना। सेम वे में स्प्रिंग बैलेंस होगा। हम कुछ ऐसे यहाँ पे दिखाते हैं स्प्रिंग बैलेंस को। मान लो हमने ये कोई स्प्रिंग बैलेंस को ऐसे हैंग किया हुआ है, इसमें अंदर स्प्रिंग लगी होगी और ऐसे एक उसमें हुक रहता है। तो ये जो स्प्रिंग बैलेंस यहाँ पे स्केल बना रहता है, तो ये रीडिंग शो करता है। और रीडिंग कैसे आती है, यहाँ पे जो भी हुक पे आप हैंग करोगे ना, हुक पे मान लो आपने कोई एक एम मास हैंग किया, तो जब आपने एम मास हैंग किया तो इसका वेट नीचे को लग रहा होगा, ऊपर को टेंशन लग रहा होगा। तो ये जो टेंशन यहाँ पे लगा वही टेंशन यहाँ पे भी इस एंड पे नीचे को लगेगा ना। तो ये जो हुक पे फोर्स लगा उसी फोर्स को ये मेजर करके बताता है ना। तो स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है,
ये इसको वेट मेजर करना है ऐसा नहीं है ना, ये क्या मेजर करता है, इसके हुक पे कितना फोर्स लग रहा है। अगर वो फोर्स वेट के बराबर है तो फिर वो वेट बता देगा। कल्पेश यार टाइम पे आया करो, ये क्या बात हुई। इधर देखो कल्पेश, मैंने बस रिवीजन कराया है कि स्प्रिंग का फोर्स कैस कितना लगता है, F इक्वल टू के एक्स। और यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस स्टार्ट किया है। स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है, उसके हुक पे जो फोर्स लगता है वो मेजर करके बताता है। अब देखो यहाँ पे जैसे हमने एक ब्लॉक को ऐसे सस्पेंड किया, तो यहाँ पे T इक्वल टू एम जी आ रहा है, और T को वो मेजर कर रहा है, तो मेजर करके वो ये एम जी की वैल्यू बता देगा। ठीक है, सभी को क्लियर है। स्प्रिंग बैलेंस जो होगा उसके हुक पे फोर्स कितना लग रहा है वो मेजर करता है। नोट करो इसे। आज कैलकुलस का मॉड्यूल डिस्कस करने वाला हूँ न्यू स्टूडेंट के लिए, तो अगर कोई भी पुराने बच्चे को कोई मॉड्यूल में दिक्कत हो तो आ जाना। शाम को 5:30 पे है ना। अबे स्प्रिंग में बैलेंस में ऐसे नीचे एक हुक रहता है, उसी की बात कर रहे हैं। अबे सिद्धेश, स्प्रिंग में हुक रहता है उसकी बात चल रही है। काइनेमेटिक्स का अपना कहाँ तक हुआ था मॉड्यूल का डिस्कशन। एक्सरसाइज 2 हाफ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वीक से रखता हूँ ना, इस वीक और थोड़ा सा। इस वीक में नेक्स्ट वीक को रखता हूँ ना। नेक्स्ट वीक में मंडे ट्यूसडे को कोई दिन रख दूंगा। ठीक है, नोट हो गया, आगे आगे चलें। एक प्रॉब्लम करो, सपोज हमने एक लाइट स्प्रिंग बैलेंस लिया है, और इससे हमने एक दूसरा लाइट स्प्रिंग बैलेंस हैंग किया, और इसके हुक से हमने ऐसे एक वेट सस्पेंड कर दिया। कई बार हम ऐसे हुक बनाते हैं, कई बार केवल ऐसे स्ट्रिंग लगा देंगे ना, तो वही मतलब होगा कि उससे हैंग किया गया है। इसका मास एम है। ये दोनों लाइट स्प्रिंग बैलेंस है ना, मतलब इनका खुद का मास नेग्लिजिबल है। ये स्प्रिंग बैलेंस 1 है, और ये स्प्रिंग बैलेंस इसको 2 मान लो। एक को 1 बोल दिया, एक को 2 बोल दिया। हाँ? ये लाइट है, इनका खुद का वेट नेग्लिजिबल है, तो हमें बताना है फाइंड रीडिंग ऑफ बोथ
स्प्रिंग बैलेंस। हाँ भावेश, दोनों जगह एम आएगा ना, एम मतलब एम जी बताएंगे। तो हाँ, यहाँ पे मान लो कुछ ऐसे टी लगेगा, तो यहाँ पे भी वही टी लग रहा होगा, फिर यहाँ पे टी लगेगा, वही यहाँ पे भी टी लग रहा होगा। तो दोनों जगह ये मान लो T2 है। म्यूट रखना है भाई, अनम्यूट तभी करना है जब कोई डाउट हो। ओम म्यूट रखो। तो T1 T2 सब इक्वल हैं, और ये mg के इक्वल है ना, सब इक्विलिब्रियम में है, तो सब फोर्सेस बैलेंस कर देंगे तो ऐसे आ जाएगा। नोट हो गया होगा। यहाँ पे बताओ। हाँ, 2 mg। नहीं, यहाँ पे नीचे को mg लग रहा है, दोनों साइड में वेट इक्वल है, तो ये चलेगा नहीं ना, दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे, तो टेंशन जो T आएगा वो दोनों साइड से mg के बराबर आएगा ना, दोनों अपनी अपनी जगह रुके रहेंगे। अब स्ट्रिंग में टेंशन T है, तो नीचे को ऐसे T लग रहा होगा, पुली पे नीचे को कितना लग रहा है, 2T। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ मान लो T डैश है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2T। T डैश मतलब 2T, 2T मतलब 2 mg। ठीक है, यहाँ पे जो T डैश आएगा उसको ही ये मेजर करेगा ना। जो भी न्यू स्टूडेंट अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं, वो अटेंड करते रहो, ज्यादा नहीं भी समझ आएगा तो चलेगा ना, धीमे धीमे समझ आने लगेगा ना, बीच में से कहीं से भी ज्वाइन करोगे तो थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, सबको क्लियर है ना। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ये स्प्रिंग वाला पार्ट पूरा हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, वेज कंस्टेंट। हाँ, स्प्रिंग में अभी इस चैप्टर में अभी नहीं पढ़ेंगे, स्प्रिंग में और भी हमें पढ़ना है, लेकिन अब वो आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इस जितना इस पे पढ़ा है उससे रिलेटेड मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लेने हैं, तो हो जाएगा इतने में। तो अब देखो, हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं वेज कंस्ट्रेंट। देखो, ये वेज कंस्ट्रेंट जो होगा, वेज कंस्ट्रेंट में हम लोग कहाँ पे लगा सकते हैं, पहले उसकी कंडीशन लिख लेते हैं। दोनों साइड में एम हैंग किया तो, दोनों साइड में हैंग कैसे बोल रहा है, हैंग किया है।
स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल है क्या? अच्छा, ये देख लो, श्रेयस का ये डाउट है एक। मान लो हमने एक ऐसे टेबल लिया, यहाँ पे पुली लगा दी, और यहाँ पे मान लो ऐसे स्प्रिंग बैलेंस है। अब यहाँ पे बताओ स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी? अबे पार्थ बहुत पिटेगा, मैंने कितनी बार समझाया, अगर एक स्ट्रिंग को दोनों साइड से F4 से खींचोगे तो टेंशन कितना आएगा उसमें? अच्छा, प्रथम था क्या? ये हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी, अगर हमने एक स्ट्रिंग ली हुई है ना, कोई भी एक स्ट्रिंग लिया और उसको अगर हम दोनों साइड से F4 से खींचते हैं तो इसमें टेंशन कितना डेवलप होता है? F होता है ना? हाँ वो तो ठीक है, वो तो अभी हम कर लेंगे, बट ये भी ध्यान रखना है ना। अब यहाँ पे देखो, ये एक तरह से ये एक मासलेस स्प्रिंग है, यहाँ पे नीचे को mg लग रहा है, तो यहाँ पे T1 आएगा, T1 इक्वल टू क्या होगा? mg। यहाँ पे भी नीचे को mg लग रहा है, इधर कुछ T2 आया, T2 की वैल्यू भी क्या होगी? mg। यहाँ पे T2 लग रहा होगा, इधर को T1 लग रहा होगा, और दोनों साइड से फोर्स इक्वल लग रहा है ना। तो ये एक स्प्रिंग है ना, उसको दोनों साइड से T1 T2 फोर्स से खींच रहे हो, दोनों इक्वल हैं। एक स्प्रिंग को दोनों एंड पे खींचोगे इक्वल फोर्स से, तो उसमें भी वही टेंशन आ जाएगा। स्प्रिंग स्ट्रिंग सब सेम ही है ना? नहीं, यहाँ पर दोनों साइड से स्प्रिंग पर इक्वल फोर्स लग रहा है, इधर से T1 लग रहा है और वो भी mg है, और इधर से T2 लग रहा है, वो भी mg है। तो इसके हुक पे कितना फोर्स लग रहा है? इसके हुक पे चाहे यहाँ देखो या यहाँ देखो ना, दोनों जगह mg फोर्स लग रहा है ना, तो जो फोर्स लग रहा है वो मेजर करेगा, तो रीडिंग जो आएगी वो mg होगी ना। नोट कर लो ये। अब देखो, हम लोग वेज कंस्टेंट देख रहे हैं। वेज कंस्टेंट में पहले तो कुछ कंडीशन है, वो आपको ध्यान रखना है कि ये कंडीशन जहाँ फॉलो होगी वहीं पे वेज कंस्टेंट हम लोग लगाते हैं। फिर ये वेज कंस्टेंट होता है क्या, वो समझाता हूँ ना। तो वो सबसे पहला वेज कंस्टेंट में कंडीशन क्या होता है? ये हम वहां पे लगाते हैं जहां पे दो बॉडी एक दूसरे के साथ लगातार कांटेक्ट में है, कांटेक्ट छूट नहीं रहा है। और दूसरा, दोनों बॉडी रिजिड होने चाहिए।
रिजिड का मतलब दबाने पे ऐसे दब नहीं जाना चाहिए ना, उनका वॉल्यूम वगैरह कांस्टेंट होगा ना, रिजिड होंगे, उनको प्रेस करोगे तो प्रेस नहीं होंगे। अब देखो ये वेज कंस्टेंट हम कहाँ लगाते हैं, जैसे मान लो ये हमने एक ब्लॉक लिया और इस पे एक ये ब्लॉक रखा हुआ है, तो अब हम ये सरफेस के लॉन्ग लगाते हैं, रिजिड बॉडी के सरफेस के लॉन्ग हम वेज कंस्टेंट लगाते हैं। तो ये वेज कंस्टेंट क्या बोलता है कि अगर इनका कांटेक्ट लगातार मेंटेन है, तो ये जो सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर अगर हम दोनों का वेलोसिटी देखें, मान लो ये दोनों नीचे को गिर रहे हैं और अगर इनका कांटेक्ट लगातार मेंटेन है, तो जो ये v2 होगा और v1 होगा, ये हमेशा v1 इक्वल टू v2 आएगा। अगर इनके एक्सेलरेशन लिख रहे हैं तो a1 इक्वल टू a2। वेज कंस्टेंट में क्या होता है, दो रिजिड बॉडी के सरफेस पर दोनों के सरफेस लगातार कांटेक्ट में रहते हैं। अगर सरफेस कांटेक्ट में रहेंगे तो सरफेस के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, हमेशा सेम होनी चाहिए ना, एक्सेलरेशन हमेशा सेम होना चाहिए। ये बात समझ आ रही है? अगर ये लगातार कांटेक्ट में है तो उसके लिए सरफेस के लॉन्ग वाला सेम नहीं होगा तो कोई दिक्कत है। मान लो ये ब्लॉक पे ब्लॉक रखा है और ये नीचे वाला v2 ऊपर वाला v2 से जा रहा है, ये वाला v1 से जा रहा है, सरफेस के लॉन्ग वाली वेलोसिटी अलग अलग होगी, तो क्या इनका कांटेक्ट हट जाएगा? यहाँ पे दोनों पॉसिबल है ना। अगर दो बॉडी का कांटेक्ट लगातार मेंटेन है, सरफेस ऐसे कांटेक्ट लगातार मेंटेन रखा है, तो मेंटेन रखने के लिए क्या चाहिए, सरफेस के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए था। सरफेस के लॉन्ग वाली वेलोसिटी एक्सेलरेशन अलग अलग होगा या सेम होगा, दोनों चलेगा ना। अलग अलग होगा तो भी कांटेक्ट बना रहेगा। ये आप मत टेंशन लो कि आगे गिर जाएगा ना, अभी इस इंस्टेंट की बात हो रही है। लेकिन परपेंडिकुलर वाला अगर सेम नहीं होगा तो ये अलग अलग हो जाएंगे ना। अगर आपको कांटेक्ट मेंटेन रखना है, ये मैंने एफबीडी में अलग अलग बना दिया, ये मत सोचना कि वो फास्ट गया तो अलग अलग हो गए, ऐसा नहीं है ना। मैंने एफबीडी बनाई है तो अलग अलग बस दिखा दिया है। तो दो बॉडी अगर एक साथ मूव कर रहे हैं, उनका सरफेस लगातार कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट में रहने के लिए कंडीशन क्या है, सरफेस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वेलोसिटी एक्सीलरेशन सेम होना चाहिए। ठीक है, ये बात सबको समझ आई क्या बोल रहा हूं? नोट कर लो इससे जल्दी।
ये जो वेज कंस्ट्रेंट होता है उसको हम सरफेस कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं ना। अबे सिद्धेश तू लिख ले भाई, तू अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। सरफेस कंस्ट्रेंट या वेज कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं ना। सरफेस कंस्ट्रेंट मतलब सरफेस पे कांटेक्ट बनाए रखने की कंडीशन लिखी है ना। टू मेंटेन कांटेक्ट बिटवीन टू सरफेस ना, यहाँ पे दो सरफेस है, दोनों ब्लॉक के सरफेस यहाँ पर, उनके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो होंगे परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर वाला वो सेम होना चाहिए। ठीक है, नोट हो गया। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम करते हैं इस पे। हाँ, हमेशा यही करना रहता है ना, परपेंडिकुलर टू सरफेस ऐसे हमें सेम करना रहता है। यहाँ पे देखो क्या है, ये एक रॉड है और ये एक वेज है, इसको वेज बोलते हैं। और ये ऐसे एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है। ये रॉड जो है ये दो वॉल के बीच से आया है, तो ये वर्टिकल में ही चल सकता है ना, ये वॉल के बीच में है, तो इस वजह से रॉड हॉरिजॉन्टल में नहीं जा सकता। तो रॉड कंस्ट्रेंट टू मूव इन वर्टिकल डायरेक्शन है, जबकि वेज जो है वो कंस्ट्रेंट टू मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। और ऑल सरफेस आर स्मूथ। अब अगर हम इसको यहाँ पे छोड़ते हैं तो ये क्या होगा, ये वेट की वजह से नीचे आना चाहेगा, तो जब ये नीचे आना चाहेगा तो ये इधर स्लिप होगा। फ्रिक्शन नहीं है ना, कोई रोकने वाला नहीं है यहाँ ग्राउंड पे, ये स्लिप होकर इधर जाएगा। तो मान लो ये इधर को जाता है v1 स्पीड से, रॉड नीचे को आता है v2 स्पीड से, ये एंगल थीटा है, तो हमें बताना है फाइंड रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2। आज वाली क्लास थोड़ी सी टफ टॉपिक है, आज की क्लास में जो भी पढ़ाना है मुझे, तो थोड़ा ध्यान से सुनो। जो भी चीजें लिखा रहा हूँ अच्छे से लिख लो, थोड़ा बहुत ना भी समझ आए तो बाद में खुद से सोचना, खुद से सारा कुछ सॉल्व करना, तो हो जाना चाहिए ना। फिर भी नहीं आएगा तब डाउट पूछना। क्वेश्चन सबको समझ आ गया ना। अगर हम ऐसे स्मूथ सरफेस सब रखेंगे, फ्रिक्शन नहीं होगा, तो जब हम छोड़ेंगे तो ये स्लिप करके इधर भागेगा और रॉड नीचे खिसकेगा। तो हमें अब यही बताना है कि यहाँ पर इनके बीच में कंस्टेंट रिलेशन क्या होगा। बताऊं फिर। हाँ, कुछ ऐसे आ जाएगा, v1 इक्वल टू v2 या v2।
v2 इक्वल टू v1 tan थीटा, हाँ वो आना चाहिए। वेज का v1 लिया और रॉड का v2 है ना। मेरे हिसाब से सरायु ने सही बोला है, चेक करते हैं अभी, देखते हैं। अच्छा चेक करते हैं अभी, देखते हैं। देखो यहाँ पे हम क्या क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे देखो ये कांटेक्ट सरफेस है ना, यहाँ पे ये हमारा कांटेक्ट सरफेस है। तो इस सरफेस पे ये कांटेक्ट हमेशा मेंटेन रहेगा ना, ये आगे खिसकता जाएगा, ये नीचे आता जाएगा, लेकिन कांटेक्ट नहीं खत्म होगा ना। ठीक है, अभी चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कांटेक्ट कब मेंटेन रहेगा, जब हमारा इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम होगी ना, इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। पार्थ कोई डाउट है क्या, तूने हैंड रेज किया है। इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर हम लोग वेज की वेलोसिटी निकालें सरफेस के परपेंडिकुलर, ये वेज इधर को जा रहा है ना v1 स्पीड से, वेज का हर पॉइंट इधर को जा रहा है v1 से, तो ये सरफेस भी इधर को जा रहा है ना v1 से। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा आएगा। तो इस v1 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, v1 cos थीटा, और इधर कितना आएगा v1 sin थीटा। तो सरफेस के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी कितनी है वेज की, v1 sin थीटा। ये बात सबको समझ आई, वेज की सरफेस के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी है v1 sin थीटा। अब ऐसे ही रॉड का निकालो, रॉड का जब निकालोगे, रॉड ऐसे है, यहाँ पे हम लोग एक ऐसे सरफेस के अलोंग ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये एंगल हमारा थीटा है। रॉड तो वर्टिकल में चल रहा है ना v2 से, और हमें पता है कि अगर हम सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे लाइन ड्रॉ करें, सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे लाइन ड्रॉ करें, तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना आता है, थीटा। ये पहले मैंने कई बार कैलकुलेट कराया है ना, ये सबको याद रखना है ना, अक्सर यूज होता है। जो नए बच्चे हैं वो अभी पीछे के लेक्चर देखोगे, उसमें सिखाया हुआ है ना, ये हम लोग याद रखते हैं। ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा आएगा। तो v2 का इधर जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, v2 cos थीटा। जिस लाइन के साथ थीटा एंगल है उधर को v2 cos थीटा आएगा, और इधर को v2 sin थीटा। तो यहाँ पे सरफेस कंस्ट्रेंट का रिलेशन क्या होगा, सरफेस कंस्ट्रेंट कब पॉसिबल है, जब v2 cos थीटा और v1 sin थीटा इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे v1 sin थीटा इक्वल टू v2 cos थीटा। तो v2 इक्वल टू आया v1 tan थीटा ना, cos थीटा को इधर कर दिया। अगर हम दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दें तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन बन जाएगा, तो ये आ जाएगा a2 इक्वल टू a1 tan थीटा। अबे भावेश, हमें सरफेस कंस्ट्रेंट लगाना है ना। सरफेस कंस्ट्रेंट कब होगा, जब इस सरफेस के परपेंडिकुलर वाली दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। यही तो सीखा अभी हमने, यहाँ पे यही तो सीखा ना कि सरफेस के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी सेम करनी है। तो यहाँ पे हमने इसका परपेंडिकुलर निकाला, इसका परपेंडिकुलर निकाला, और ये दोनों को सेम कर दिया। देखो ये जो हमने किया, इसको हम ज्योमेट्री से भी कर सकते थे। मैं एक वो वाला मेथड भी बता देता हूँ। ये मेथड 1 था। मेथड 2 देखो हम लोग ऐसे ज्योमेट्री से कर सकते हैं। ये रब कर, ये नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं क्या।
देखो मेथड 2 हम इसको ऐसे भी सोच सकते थे, ये देखो कुछ ऐसे दिया हुआ है, फिर जब यहाँ पर ये वाला पार्ट आगे जाएगा, यहाँ पर अभी ये सिचुएशन है, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये आगे मूव कर जाएगा। जब आगे मूव कर जाएगा तो आप ऐसे दिखाओगे इसको, इंक्लाइन प्लेन के यहाँ आ गया है कि नहीं, इंक्लाइन प्लेन ऐसे आ जाएगा, और ये जब ये इधर खिसकेगा तो ये क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा। तो अब देखो इस पे, जिस पॉइंट पे ये था, मान लो ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए वेज पर एक पॉइंट हमने लिया, तो वो पॉइंट तो उसी सेम लेवल पे रहेगा ना, तो पॉइंट ए इधर आ गया है, और वेज अब उस वेज के नए पॉइंट बी पे आ गया ना। ये बात समझो, वेज का पॉइंट ए तो उसी लेवल पे रहेगा ना, वो थोड़ी नीचे चला जाएगा, वो तो वेज पे पॉइंट है, तो वो यहाँ आ गया, और ये रॉड नीचे चला गया, नीचे चला जा करके वेज के कोई पॉइंट बी पे आ गया है वो। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। अब देखो ये वेज इधर को, मान लो वेज इधर को x1 गया, तो वेज का कोई भी पॉइंट इधर को x1 जाएगा ना, तो ये वाली डिस्टेंस मान लो x1 है, और रॉड नीचे को कुछ x2 गया ना, रॉड नीचे को x2 गया, ये एंगल थीटा है, तो आप बोल सकते हो tan थीटा इक्वल टू कितना आएगा, tan थीटा इक्वल टू x2 अपॉन x1 आएगा ना, मतलब x2 इक्वल टू क्या आया, x1 tan थीटा। x2 x1 डिस्प्लेसमेंट है ना, उनको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो ये वेलोसिटी हो जाएगा। यहाँ थीटा कांस्टेंट है ना, थीटा वेज का इंक्लिनेशन है, वो चेंज नहीं हो सकता। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो वही सेम रिलेशन आ गया ना। समझ आया सबको कैसे किया। देखो आपको दोनों मेथड आने चाहिए, बाकी वो फिर बाद में जब एक बार सॉल्व करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर जो इजी लगे वो कर लिया करना। वेज कंस्टेंट में हमेशा हमें यही करना होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम करना रहता है ना। तो अब इनको हम आगे यूज करेंगे, उसके लिए पहले हमें अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना पड़ेगा, उसमें ये सब यूज होगा, तो अब हम लोग वो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, उसमें जो प्रॉब्लम लेंगे वो सब थोड़े हार्ड प्रॉब्लम रहते हैं ना, तो बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा आपको ना। अगर ये पार्ट कम भी समझ आए तो चलेगा, धीमे धीमे आप करते रहना ट्राई, तो आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा ना। बट आज का थोड़ा दिक्कत होगा, अब टॉपिक ही हार्ड है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अब देखो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मेनली हम लोग यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, न्यूटन्स के लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अभी तक हम लोग क्या करते थे ना, अभी समझाता हूँ, एक मिनट। न्यूटन्स लॉ फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल। देखो अभी हम लोग क्या करते थे, हमने जैसे एक ब्लॉक लिया, उस पे एफ फोर्स लग रहा है, वो ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो हम इस पे न्यूटन का लॉ लगा देते, एफ इक्वल टू एम ए। या फिर हम लोग ऐसे लेते थे कि दो ब्लॉक हैं, दोनों पे हमने एफ फोर्स लगाया, दोनों आगे को ए से जा रहे हैं,
तो इस पे भी हम लगा सकते थे F इक्वल टू, मान लो यहाँ पे मास m था, यहाँ पे m1, यहाँ पे m2, तो हम सीधे दोनों को एक साथ सिस्टम पकड़ के ऐसे लगा देते थे, नहीं दोनों को हम यहाँ पे एक साथ सिस्टम पकड़ लेते थे ना। तो अभी तक हमने वही सिचुएशन देखे जिसमें सिस्टम के जो भी पार्ट हैं उनका एक्सेलरेशन सेम होता था। अभी तक हमने जहां पे भी सिस्टम लेकर के F इक्वल टू ma लगाया है उसमें a हमेशा सेम होता था। तो अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि क्या हम न्यूटन सेकेंड लॉ F इक्वल टू ma वहीं पे लगा सकते हैं जहां पे सिस्टम के दोनों पार्ट का एक्सेलरेशन सेम है। अगर हमारे सिस्टम में एक से ज्यादा पार्टिकल है ना, हमारे सिस्टम में मान लो दो पार्टिकल है, एक इधर को A1 से जा रहा है, एक इधर को A2 से जा रहा है, तो क्या हम इसके लिए एक साथ इसको सिस्टम मान करके F इक्वल टू ma लगा सकते हैं? ना, तो हम लगा सकते हैं। सिस्टम में कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो ना, किसी भी डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो भी हम उनको सिस्टम मान करके F इक्वल टू ma लगा सकते हैं। बस लगाने का तरीका क्या होगा वो हमें समझना है ना, तो अब वही तरीका हम लोग समझने जा रहे हैं। प्रांजल तूने देख एक दिन डाउट पूछा था, तो यही वाला डाउट था तेरा ना, वही अब मैं समझा रहा हूं। अबे मैं F इक्वल टू ma लगाने की बात कर रहा हूं, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूं कि वेज कंस्टेंट या सरफेस कंस्टेंट नहीं लगा रहा हूं। अभी मैं न्यूटन सेकेंड लॉ लगा रहा हूं फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, मतलब सिस्टम में कई सारे पार्टिकल हैं, पार्टिकल्स का सिस्टम है, उनके एक्सेलरेशन अलग अलग है। अब देखो यहाँ पे हम कैसे लगाएंगे। मान लो इस पे कुछ फोर्स लग रहा है, कुछ मान लो इधर को लग रहा है F1 फोर्स, इस पे कुछ फोर्स लग रहा है F2, इसका ये पार्टिकल 2 है, ये पार्टिकल 1 है, 1 2 आपस में भी फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 F21 है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 F12 है। यहाँ पर जो जो फोर्स मैंने लिखे उनको अच्छे से पहले समझा देता हूँ। F1 क्या है? F1 क्या है? एक्सटर्नल फोर्स ऑन 1 है ना। F2 यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स ऑन 2 है। F12 क्या है? फोर्स ऑन 1, जो पहले लिखा है उस पे फोर्स है ड्यू टू 2। F12 मतलब 1 पे फोर्स ड्यू टू 2 ना, तो ये हमारा क्या है? फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू 2। और F21 क्या है? फोर्स ऑन पार्टिकल 2 ड्यू टू 1। जो पहले लिखा है 2 पहले लिखा है, मतलब 2 पे फोर्स देख रहे हैं 1 की वजह से। F21 और F12 ये क्या है? इनके आपस के फोर्स है ना, तो ये न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करेंगे। 2 ने 1 पे अगर ये लगाया तो 1 वाले ने 2 पे F21 लगाया, तो ये क्या है? एक्शन रिएक्शन है ना। एक्शन रिएक्शन हमेशा क्या होते हैं? इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो F12 बराबर होगा माइनस ऑफ F21 ना, मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट, एक्शन रिएक्शन है। अब देखो अगर मैं केवल पार्टिकल 1 को सिस्टम लूं तो पार्टिकल 1 पे बाहर से क्या क्या फोर्स होंगे? ये F12 भी बाहर का फोर्स हो जाएगा ना। F12 फिर इसका फोर्स है ना। अगर मैंने 1 को सिस्टम लिया तो ये दो फोर्स लग रहे हैं, और इन दो फोर्स की वजह से ये A1 एक्सेलरेशन से जा रहा है ना। डायरेक्शन मैंने आर्बिट दिखाए हैं, आप उस पे मत जाना कि फोर्स इधर लग रहा है जा रहा है उधर, वो कैसे होगा ना, वो सब मैंने बस आर्बिट दिखा दिए हैं। हमें बस वेक्टर फॉर्म यूज करना है। तो हम अगर 1 को सिस्टम माने तो 1 पे क्या फोर्स बोलेंगे? F1 प्लस F12, जो भी डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहे होंगे वेक्टर एडिशन करेंगे, और नेट फोर्स बराबर क्या लिखेंगे? M1A1। ये बात सबको समझ आई?
1 पे हमने F इक्वल टू ma लगाया। F की वैल्यू क्या है? जो भी फोर्सेस थे उनका वेक्टर एडिशन। अभी हमें सॉल्व नहीं करना है ना, बस ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इसलिए यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है कि एग्जैक्ट डायरेक्शन दिखाया जाए। अब 2 को अगर हम सिस्टम लें, 2 को अगर हम सिस्टम लेंगे तो 2 के लिए हम कैसे इक्वेशन लगाएंगे? नेट फोर्स उस पे क्या है? एक तो F2 लग रहा है और एक F21 लग रहा है, तो ये नेट फोर्स हो जाएगा ना। नेट फोर्स बराबर M इंटू ए। ठीक है, ये सेकेंड के लिए हमने लगा दिया। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करें, तो F12 और F21 तो कट जाएगा ना। क्या आ जाएगा यहाँ पे? F1 प्लस F2, ये बराबर M1 A1 M2 A2। अब यहां तक नोट कर लो, फिर इसको मैं और एक्सप्लेन करता हूं। नोट करो यहां तक सभी। तो देखो, हमने अब ये देखा कि हमारा फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है वो आया F1 प्लस F2 इक्वल टू M1 A1 M2 A2, ऐसे आया। अब देखो, ये जो F1 F2 था, अगर मैंने दोनों को सिस्टम माना, अगर मैं दोनों को सिस्टम मानूंगा तो F1 F2 क्या है? पूरे सिस्टम पे बाहर से फोर्स ना। अगर M1 M2 दोनों को सिस्टम मानू तो सिस्टम पे ये दोनों तो इंटरनल फोर्स हो जाएंगे और F1 F2 एक्सटर्नल फोर्स होंगे ना। ये बात समझ आ रही है? अगर मैंने M1 M2 को सिस्टम मान लिया तो F1 F2 वहां पे मैं बोलूंगा एक्सटर्नल फोर्स है। तो F1 F2 का आप सम कर रहे हो, सम कर रहे हो मतलब आप एक्सटर्नल फोर्स का नेट निकाल रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा? नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स बराबर क्या आया? M1 A1 M2 A2। अगर देखो A1 A2 इक्वल होता तो A कॉमन हो जाता है, A कॉमन हो जाता तो आ जाता है M1 प्लस M2 इंटू A। यहाँ पे देखो, मैं श्रेयस बोल रहा हूँ F1 F2 नेट एक्सटर्नल फोर्स है। F1 और F2 को ऐड करो, F1 एक्सटर्नल फोर्स है, F2 एक्सटर्नल फोर्स है। दोनों को ऐड करोगे तो उनका वो नेट एक्सटर्नल फोर्स बोलोगे ना उसको। अगर कोई सिस्टम पे दो फोर्स लग रहे हैं और उनका आप वेक्टर एडिशन कर रहे हो तो वो क्या हुआ? उनका नेट निकाला ना आपने। फर्स्ट फॉर्मूला अबे ये निकाला है ना यहाँ पर, ये क्या है? इसी को जो लिखा है। अबे जब तू था ही नहीं डेरिवेशन के लिए तो क्यों बोल रहा है? तू शांत बैठ, फिर एक बार देख लेना जो तेरा छूट गया लेक्चर, फिर पूछना। तो देखो, मैं क्या समझा रहा था कि जब भी मैंने ये सिस्टम लिया तो इस पे जो बाहर से फोर्स है मुझे सिस्टम पे, देखो जो न्यूटन का सेकेंड लॉ रहता है F इक्वल टू ma, उसमें F क्या रहता है? हमें पता है कि जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है F इक्वल टू ma, उसमें F क्या होता है? इसमें F क्या होता है? इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ना। ये एक्सटर्नल फोर्स होता है ना। जब भी हम सिस्टम लेते हैं तो ये हमें क्या बताता है? नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो हम लोग देखो, जब
दोनों को सिस्टम ले लेंगे, दोनों को सिस्टम ले लेंगे तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, F1 और F2 का वेक्टर एडिशन ना, इंटरनल नहीं लेंगे उस टाइम पर। तो यहाँ पे वही चीज लिखी है, F1 F2 का सम किया, मतलब ये क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स, सिस्टम के लिए नेट एक्सटर्नल फोर्स निकाला और वो बराबर किया M×A। लेकिन यहाँ पर A1 A2 अलग अलग है, तो आपको हर एक पार्टिकल के लिए M1 A1 M2 A2 ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझो। जब भी आपके सिस्टम में एक से ज्यादा पार्टिकल हैं, तो वहां पे F=ma कैसे लगता है, हर एक पार्टिकल का M1 A1 M2 A2 वेक्टर फॉर्म में ऐसे ऐड करते जाओगे ना, ये तरीका होता है। अगर एक ही पार्टिकल होता तो F=ma हो जाएगा। हाँ, समेशन कर देना है सबके लिए। नहीं, ये दो लिखा है मैंने, कितने भी पार्टिकल हो ना, n पार्टिकल हो तो सबके लिए भी वही M1 A1 M2 A2 ऐसे ऐड करते जाओ n पार्टिकल तक। और फोर्स इधर कौन सा फोर्स रहेगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स है हमेशा। F=ma में इधर क्या रहता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स। अभी तक देखो हम लोग पीछे जब करते थे तो वहां पे A1 A2 सेम होता था, तो ये A कॉमन हो जाता था, तो M1 + M2 × A आ जाता था। अभी तक अगर A1 A2 सेम होता था तो A1 A2 कॉमन हो जाता था, जैसे यहाँ के लिए A कॉमन हो जाता था, तो M1 + M2 × A लगाते थे। लेकिन जब अलग अलग एक्सीलरेशन होगा तो ये लगाएंगे। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। अब देखो, इसको लेते हुए हम लोग एक प्रॉब्लम करते हैं। अबे सिद्धेश, जब M1 M2 को हमने सिस्टम ले लिया, तो F12 और F12 वो कौन से फोर्स हैं, इंटरनल फोर्स है ना। इंटरनल फोर्स उस टाइम पे जब मैंने ऐड किया तो ये कट गए ना, F12 और F21 तो कैंसिल हो गए ना ऐड करने पर। इंटरनल है, इंटरनल कैंसिल हो जाता है ना जब आप टोटल फोर्स लिखते हो तो। नहीं, एक प्लस है एक माइनस ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाएंगे। अब ये प्रॉब्लम देखो सभी, हमने दो ब्लॉक लिए, उनको एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया, इस पे मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो अब ये इधर चलने लग गए ना, ये सरफेस स्मूथ है। और किसी इंस्टेंट पे हमने देखा तो इसका एक्सेलरेशन 5 है। अब जिस इंस्टेंट पे इसका एक्सेलरेशन गिवन है उस इंस्टेंट पे इसका एक्सेलरेशन निकालना है ना, फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग अब यहाँ पे कैसे लगाएंगे, हमारे पास देखो यहाँ पे सिस्टम में हम दोनों को अगर एक साथ पकड़ लें,
M1 M2 को अगर हम एक साथ पकड़ लें तो हम क्या बोलेंगे, सिस्टम पे बाहर से फोर्स जो स्प्रिंग फोर्स है वो इस पे इधर लग रहा होगा, इस पे इधर लग रहा होगा, लेकिन वो क्या इंटरनल फोर्स है ना। अगर हमने M1 M2 ये स्प्रिंग पूरे को सिस्टम पकड़ा हुआ है तो बाहर से फोर्स कितना है 20। तो हम बोलेंगे F बराबर M1 A1 M2 A2। F की वैल्यू कितनी है 20 इक्वल टू M1 कितना है 2, A1 की वैल्यू बतानी है, M2 की वैल्यू है 3 और उसका एक्सलेशन है 5। तो A1 की वैल्यू इससे आ जाएगी 5/2 ना। ये हमने देखो अभी दोनों को एक साथ सिस्टम मान के सॉल्व किया। अगर मान लो मैं दोनों को अलग अलग सॉल्व करता तो मैं क्या लिखता, जब मैं इसको खींचूंगा तो स्प्रिंग इलोंगेट हो गई होगी ना, ये बात समझो, स्प्रिंग इलोंगेट हो गई होगी। और मान लो स्प्रिंग का टेंशन कुछ टी आ चुका है तो इसमें टी इधर लग रहा होगा और इसमें टी इधर को लग रहा होगा, इलोंगेट हो जाएगी तो दोनों एंड पे अंदर को खींचेगी ना, इसको इधर खींचेगी और इसको इधर। तो मैं इसके लिए क्या इक्वेशन लिखूंगा, ये इधर जा रहा है, F20 है, इधर T है, तो हम इसके लिए M1 के लिए लिखेंगे F माइनस टी इक्वल टू M1 A1, और इसके लिए लिखेंगे T इक्वल टू M2 A2। फिर दोनों को ऐड कर लेंगे तो T कैंसिल हो जाएगा और वही आ जाएगा फिर से ना, बाकी वैल्यू डाल दो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। देखो अभी तक तो जो पढ़ाया मैंने वो सब नॉर्मल चीजें थी। अब अगला 1 घंटा थोड़े से अच्छे वाले प्रॉब्लम हम लोग करने जा रहे हैं, यहाँ पे ही दिक्कत आएगी सबको। सबको तो नहीं, जो ध्यान से सुनेंगे उनको नहीं आएगा, बस थोड़ा सा ये वाला पार्ट हार्ड है, ध्यान से सुनना है, ना भी समझ आए तो नोट कर लेना है और घर पे खुद से ट्राई करना है। अब यहाँ से थ्रिल स्टार्ट होने वाला है। देखो यहाँ पर हमने एक वेज लिया है जिसका मास कैपिटल एम है, उस पे एक ब्लॉक रख दिया जिसका मास स्मॉल एम है, इसका इंक्लिनेशन थीटा है, यहाँ पे भी फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है, ये भी स्मूथ है, और इसको मैंने छोड़ दिया। अब मैं छोड़ दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये ब्लॉक ऐसे ही यहाँ रखा रहेगा, ये ग्राउंड पे खड़ा रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। ये स्लिप होके नीचे भागेगा और ये स्लिप होके इधर भागेगा। ये इमेजिन हो पा रहा है कि ये नीचे आएगा और ये इधर जाएगा, दोनों मूव करेंगे, तो हमें दोनों के एक्सेलरेशन बताने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जो मैं बोलूंगा कि ये स्टेप लगाने हैं आपको, बस आंख बंद करके वो स्टेप लगा देने हैं ना, ध्यान से समझ लो मैं क्या क्या बोल रहा हूँ और वही करना है आपको। तो मैं सॉल्व करता हूँ, पहले आपको सोचना है क्या, अगर ट्राई करना हो तो 5 मिनट ट्राई कर लो, फिर मैं बताता हूँ। थोड़ा सोच लो पहले खुद से।
हाँ, रिलेटिव वगैरह यूज करेंगे इसमें, लगेगा आदित्य। सरफेस कंस्ट्रेंट तो रहेगा ही यहाँ पर, ऐसे यूज करो कि सरफेस कंस्ट्रेंट फॉलो होता रहे। चलो अब बताता हूँ। देखो, इसमें हम लोग हमेशा ऐसे सोचेंगे, ये जो भी वेज वाले क्वेश्चन होंगे, अबे श्रेयस, मास तो मैंने एम और स्मॉल एम कुछ भी लिया है ना, उनमें कैसे रिलेशन आ जाएगा? मास में थोड़ी रिलेशन आएगा। चलो अब सब लोग देखो इधर। देखो, इसमें हमेशा हम ऐसे सोचेंगे, जो वेज होगा उसका एक्सेलरेशन हम मानेंगे कि कुछ कैपिटल ए है और ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। और ये जो स्मॉल एम है उसका आपको ग्राउंड से देखोगे तो ये किधर जाता दिखेगा? ये वेज पे इधर जा रहा है, लेकिन वेज भी तो आगे खिसक रहा है। अभी अभी आंसर नीचे, आंसर नहीं दो, सब लोग ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। वेज के रिस्पेक्ट में वो इधर जा रहा है, लेकिन वेज भी आगे जा रहा है, तो नेट वो ऐसे कुछ आ रहा होगा इधर को। ग्राउंड से वो इधर जाता नहीं दिखेगा ना, कुछ इधर आता दिखेगा। समझो ना, अगर मैं छोड़ दूं तो ये कहाँ पे आके, यहाँ आके नहीं ग्राउंड पे रुकेगा, यहाँ कहीं ग्राउंड पे आएगा ना, वेज आगे खिसक जाएगा और वो कहीं यहाँ पहुंचेगा। तो ये इधर को आ रहा है ना ऐसे। तो इसका डायरेक्शन आप ऐसे लिख नहीं सकते ना कि ये कौन सा डायरेक्शन है भाई, कि इधर को एक्सेलरेशन। तो हम ऐसी सिचुएशन में इसका एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं लेंगे, इसका एक्सेलरेशन हम वेज के रिस्पेक्ट में लेंगे। वेज से हम बैठ के देखें तो हमें यही दिखेगा ना कि वेज पे चल रहा है। वेज के रिस्पेक्ट में तो यही दिखेगा ना कि वो वेज पे इधर को जा रहा है। तो हम यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन मानेंगे स्मॉल ए है, और ये स्मॉल ए क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू वेज है। क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन एकदम क्लियर हमें नहीं समझ आ रहा है किधर है, तो हम वेज के रिस्पेक्ट में लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कैपिटल ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ वेज है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेज का तो हमने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिया है, लेकिन ब्लॉक का स्मॉल ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक है विथ रिस्पेक्ट टू वेज। ठीक है, क्लियर है सबको? हमने एक्सेलरेशन ऐसे क्यों माना, उसका लॉजिक क्लियर है? ब्लॉक का हमें वेज के रिस्पेक्ट में ही मानना पड़ेगा, क्योंकि उधर ही डायरेक्शन हमें दिख रहा है। अब देखो, ये जो ब्लॉक है, उससे पहले एक चीज और यहां समझ लो। ये जो हमने जैसे ये F इक्वल टू एम ए लगाया सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए, इसको हम लोग रिजॉल्व करके एक्स एक्सिस में अलग लगा सकते हैं और वाई एक्सिस में अलग ना। हमेशा जो फोर्स एक्सेलरेशन होते हैं, इनका एक्स वाला पार्ट अलग होता है, वाई वाला अलग। तो हम चाहें तो हर एक पार्टिकल का एक्स वाला टोटल फोर्स निकालें और वो बराबर कर दें m1 a1 एक्स वाला, m2 a2 एक्स वाला, ऐसे सबका। सेम वे में हम y के लिए भी लगा सकते हैं ना, हर एक पार्टिकल पे y वाला फोर्स निकालें और वो बराबर कर दें m1 a1 y, m2 a2 y ना। हम ऐसे रिजॉल्व करके x में अलग लगा सकते हैं F इक्वल टू एम ए, और y में अलग लगा सकते हैं ना। ये वाला पॉइंट नोट कर लो पहले तो।
हम हमेशा देखते आए ना कि एक्स एक्सिस वाली चीजें इंडिपेंडेंट होती हैं वाई से, तो हम अलग अलग ऐसे एक्सिस के लॉन्ग लगा देंगे। ये समेशन है ना, एक्स वाला टोटल सबका फोर्स ऐड करोगे तो नेट फोर्स आएगा ना। अब देखो यहाँ पे ये जो ब्लॉक है इधर को ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, और हमें क्या चाहिए कि हम अगर दोनों को एक सिस्टम पकड़ लें तो दोनों के लिए हमें एफ इक्वल टू एम ए लगाना है एक्स एक्सिस में, मतलब हॉरिजॉन्टल में। हम यहाँ पर एक्सिस ऐसे ले रहे हैं, इधर को एक्स एक्सिस ऊपर को वाई एक्सिस, तो हमें एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल में हमें पूरे दोनों के लिए एक साथ एफ इक्वल टू एम ए लगाना है। और यहाँ पे एफ इक्वल टू एम ए में ए सबका हमने किसके रिस्पेक्ट में लिया है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ना। यहाँ A1 A2 सबका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रहता है। ठीक है, तो हमें दोनों को पे एक साथ एफ इक्वल टू एम ए लगाना है। तो उसके लिए मुझे क्या लगेगा, इसका तो एक्सेलरेशन पता है मुझे, इसका एक्सेलरेशन पता है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ए है, लेकिन इसका नहीं पता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इधर को कितना है। तो इसका मुझे अब निकालना पड़ेगा। कैसे निकालूंगा, इसको मैं इधर को ऐसे रिजॉल्व कर लेता हूँ। ये अगर एंगल थीटा है तो ये ऑल्टरनेट एंगल थीटा आएगा ना। तो ए का एक्स में एक्सेलरेशन कितना आएगा, ए कॉस थीटा, और वाई में कितना आएगा, ए साइन थीटा। मुझे केवल यहाँ पे एक्स वाला लगाना है ना, वाई वाला नहीं लगाना है। तो एक्स डायरेक्शन में ये जो ए कॉस थीटा है ये एक्स डायरेक्शन में है, और ये आपने रिलेटिव एक्सेलरेशन को रिजॉल्व किया ना, तो ए कॉस थीटा भी क्या है, एक्स वाला रिलेटिव एक्सेलरेशन। ये हमारा क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज का एक्स वाला एक्सेलरेशन कितना है, ए कॉस थीटा। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज का एक्स वाला कंपोनेंट कितना है, ए कॉस थीटा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एक्स वाला माइनस एक्सेलरेशन ऑफ वेज एक्स वाला। रिलेटिव लगाया मैंने, रिलेटिव याद है ना सबको, जो बाद में लिखा होता था वो ऑब्जर्वर होता था, उसका सब्ट्रैक्ट करते थे, याद है ये रिलेटिव। अब मुझे ब्लॉक का एक्सेलरेशन चाहिए एक्स वाला ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो मैं क्या करूंगा, इसको इधर ले आऊंगा, ये सब डायरेक्शन के साथ लिखूंगा ना, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एक्स वाला चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये वेज का एक्सेलरेशन एक्स में कितना लिखूंगा, ये इधर को जा रहा है ए से, इधर वाले को मैंने प्लस में लिखा है ना, ए कॉस थीटा को प्लस में लिखा, तो इस वाले को क्या लिखूंगा, ये निगेटिव एक्स एक्सिस में चल रहा है ना, तो इसको यहाँ पे क्या लिखूंगा, वेज के एक्सेलरेशन को क्या लिखूंगा, माइनस ए। तो इसका मतलब हुआ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन एक्स डायरेक्शन कितना आया, ए कॉस थीटा माइनस ए। ठीक है, क्लियर है। यहां तक बात सबको समझ आई। अब देखो, अभी पहली बार था तो मैंने ऐसे पूरा इक्वेशन लिख करके सॉल्व किया, आगे से आपको ऐसे दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठाना है कि ये जो ब्लॉक है, सिद्धेश तू क्यों रिपीट करा रहा है, तुझे पता है ये रिलेटिव का क्या फॉर्मूला होता है। मैं 4 बार भी रिपीट करूं तुझे पता ही नहीं है ना, तूने पढ़ा नहीं है तो कहाँ से समझ आएगा, अभी ये सब तुझे समझना है। काइनेमेटिक्स में रिलेटिव वेलोसिटी एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है, वो पढ़ लेगा तब समझ आएगा, तू नोट कर ले, रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ा देखना पड़ेगा तब समझ आएगा। हाँ, बी मतलब ब्लॉक ना, बी मतलब ब्लॉक, ये ब्लॉक है और ये वेज है, डब्लू मतलब वेज है, बी मतलब यहाँ पे ब्लॉक है, ब्लॉक मतलब इसकी बात हो रही है ना, ये ब्लॉक है और ये वेज है, डब्लू मतलब वेज। तो देखो, ये
पार्थ देख माइनस क्यों आया, क्योंकि ये निगेटिव एक्स एक्सिस में चल रहा है ना। अगर मैं ए कॉस थीटा को प्लस में लिख रहा हूँ, उस वो इधर जब जा रहा है तो उसको प्लस में लिख रहा हूँ, तो जो चीज अपोजिट में जाएगी उसको माइनस में लिखूंगा। सिद्धेश देख एक चीज अच्छे से समझ ले, जो भी पार्ट नहीं समझ आए वो पूछा करना। ऐसा नहीं होता है कि तू बोल देगा एक बार रिपीट वंस अगेन तो मैं शुरू से फिर से स्टार्ट हो जाऊंगा। देखो ध्यान से सुनना पड़ेगा और जहां नहीं समझ आया वहां पूछ ना। ऐसे नहीं चलेगा कि तू वीडियो रिकॉर्डिंग है फिर से प्ले कर दो। ये एक्स वाला ही तो पार्ट तू बोल रहा है यार, वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसमें कहाँ नहीं समझ आया वो पूछ। ये तुझे कुछ भी नहीं समझ आएगा, कहाँ से समझ आएगा? ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाया है मैंने, तुझे रिलेटिव का आर भी नहीं पता है रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। तू पढ़ तो पहले भाई। अभी अभी देख, जो मैं बिना रिलेटिव के इक्वेशन के बता रहा हूँ वो तू समझना, वो तुझे थोड़ा समझ आएगा। तो आप देखो, सबको आपको क्या याद रखना है कि ये जो इक्वेशन आई ये डायरेक्ट हम लोग कैसे सोचेंगे ना। डायरेक्ट देखो कैसे सोचेंगे, वाई का हमें लेना होगा, अगर जरूरत होगी तो हम लेंगे ना। ये ए साइन थीटा की अभी हमें जरूरत नहीं पड़ी है, अभी हम देखेंगे अ, कैसे निकाल सकते हैं अगर जरूरत होगी ए साइन थीटा। अभी जो बता रहा हूँ उस पर फोकस करो। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये वेज इधर को, ये ब्लॉक सॉरी ब्लॉक इधर को ए कॉस थीटा से जा रहा है, और ये ए कॉस थीटा क्या है विथ रिस्पेक्ट टू वेज है। ए कॉस थीटा क्या है विथ रिस्पेक्ट टू वेज, और ये वेज इधर को ए से जा रहा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये आगे को कितने से जाएगा ना। इसको आप ऐसे समझो, अगर कोई प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे कोई ब्लॉक जा रहा है इधर को ए कॉस थीटा से, ये प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में जा रहा है और प्लेटफॉर्म खुद पीछे को खिसक रहा है ए से, तो ये नेट आगे कितना बढ़ पाएगा? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सोचोगे तो वो कितना आगे बढ़ पाएगा? ए कॉस थीटा माइनस ए, नहीं इतना ही आगे बढ़ पाएगा ना। आप ऐसे सोचो कि मान लो ये एक प्लेटफॉर्म है, इस पे 10 स्टेप आप आगे गए, 10 स्टेप आप आगे गए और ये 2 स्टेप पीछे खिसक गया, तो नेट आप 8 स्टेप ही आगे बढ़ पाओगे ना। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 10 स्टेप आप इस पे आगे गए, नहीं इस पे आगे गए, इस मतलब इसके रिस्पेक्ट में आगे गए, और ये 2 स्टेप पीछे खिसक गया, तो नेट आप 8 स्टेप ही आगे जा पाओगे। तो जब भी आप प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में कोई एक्सेलरेशन होता है और प्लेटफॉर्म खुद पीछे खिसक रहा होता है, तो नेट निकालने के लिए प्लेटफॉर्म का ऐसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये बात चमकी सबको? सिद्धेश तू अभी ऐसे ही सोच ना, तू उधर इक्वेशन से मत सोच, इक्वेशन अभी नहीं चमकेगा तुझे। तो हम लोगों ने देखो यही निकाला है ना, इसका इधर का एक्सेलरेशन निकाला है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो वो कितना आया? ए कॉस थीटा माइनस ए। अब देखो हम लोग यहाँ पर हमें दोनों के एक्सेलरेशन पता है, इसका एक्सेलरेशन पता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ए कॉस थीटा माइनस ए, वेज का पता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स में ए। अब हम दोनों को अगर एक साथ सिस्टम पकड़ लें, पूरे को अगर हम एक साथ सिस्टम पकड़ लें, तो एक्स डायरेक्शन में बाहर से कौन सा फोर्स लग सकता था यहाँ पे? एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे केवल फ्रिक्शन ही लग सकता था ना। वेट ग्रेविटी वगैरह वो सब तो नॉर्मल होता है, वर्टिकल में होता है। फ्रिक्शन लग सकता था, लेकिन फ्रिक्शन लगेगा नहीं क्योंकि सारे सरफेस स्मूथ है। तो एक्स डायरेक्शन में अगर हम दोनों को सिस्टम पकड़े, तो एक्स में यहाँ कोई फोर्स लग सकता है? नहीं लग सकता ना। यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना हो रखा है? 0 ना। दोनों सिस्टम को, दोनों को अगर हम एक साथ सिस्टम पकड़ लें, तो पूरे सिस्टम पे एक्स डायरेक्शन में हम देखेंगे तो नेट फोर्स कितना है? कोई फोर्स है ही नहीं है ना, 0। अब हम ये बराबर कर देंगे दोनों का, m1a1x प्लस m2a2x। m1 मतलब ये मान लो ब्लॉक को 1 बोल रहे हैं, वेज को 2 बोल रहे हैं, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? मास m है, और इसका x में एक्सेलरेशन कितना है? a cos थीटा माइनस ए।
प्लस। अब देखो हमें जब केवल एक डायरेक्शन में चीजें रहती हैं तो वहां डायरेक्शन के लिए हम प्लस और माइनस यूज करते हैं ना। अगर हम केवल एक्स एक्सिस में लगा रहे हैं तो वहां आई जे के थोड़ी लगाएंगे, वहां केवल प्लस और माइनस से डायरेक्शन बताएंगे ना। तो इधर वाले का एक्सेलरेशन को मैंने प्लस से लिखा, तो इधर वाले एक्सेलरेशन को क्या लिखूंगा, ए को माइनस से लिखूंगा ना, कैपिटल ए को मैं माइनस से लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, m2a2, m2 में m कितना है, कैपिटल m, और एक्सेलरेशन कितना है, माइनस ए। ये इक्वेशन समझ आई। मैंने दोनों के लिए एक साथ F इक्वल टू एम ए लगाया एक्स एक्सिस में, एक साथ F इक्वल टू एम ए लगाया ना एक्स एक्सिस में। अब ये हमारी हो गई है इक्वेशन 1। हमारे पास देखो अननोन कितने हैं, एक है कैपिटल ए और एक है स्मॉल ए, ये दो अननोन है ना, इनको ही हमें निकालना है। कैपिटल ए और स्मॉल ए हमें निकालना है। तो एक इक्वेशन तो आ गई हमारे पास, एक और हमें इक्वेशन चाहिए, कैपिटल ए और स्मॉल ए में हमें एक और इक्वेशन चाहिए। तो और हम एक इक्वेशन कहां से लिखेंगे, देखो यहाँ जो जो स्टेप मैं बता रहा हूँ आपको एग्जैक्टली दिमाग में फिट कर लेना है कि ऐसे ही सोचेंगे ना। यहाँ पे बिना वो तरीका याद रहेगा, अगर तरीका याद नहीं है जो मैं बता रहा हूँ तो आपको बहुत मुश्किल होगा इसको सॉल्व करने में। दूसरा इक्वेशन देखो हम ऐसे सोचते हैं, नहीं परपेंडिकुलर टू सरफेस नहीं सोचेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन रिलेटिव लिया है, ऐसे ही माना है, ऐसे जा रहा है सरफेस के लॉन्ग। तो अभी कुछ मिलेगा नहीं आपको परपेंडिकुलर टू सरफेस करने जाओगे, कोई फायदा होगा नहीं। आप करके देखना एक बार ना। अब आपको देखो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ पे हमेशा देखो दिमाग में आप सेट कर लो कि हम हमेशा दो इक्वेशन लिखते हैं। पहली इक्वेशन दोनों को एक साथ लेकर के, पहली इक्वेशन में हमने दोनों को एक साथ लिया और एक्स एक्सिस में इक्वेशन लिखी। दूसरी इक्वेशन केवल ब्लॉक की लिखेंगे, केवल ब्लॉक की। ब्लॉक इधर को जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, लेकिन ये जो ए एक्सेलरेशन है ये तो वेज के रिस्पेक्ट में है ना, वेज मतलब एक प्लेटफॉर्म है उसके रिस्पेक्ट में। और प्लेटफॉर्म इधर को कितने से जा रहा है, प्लेटफॉर्म का है देखो इधर को एक्सेलरेशन कैपिटल ए है, तो प्लेटफॉर्म का ये एंगल थीटा है। तो आप बोल सकते हो प्लेटफॉर्म ऊपर को यहाँ पे उसका कंपोनेंट आएगा ए कॉस थीटा। ये बात समझ आ रही है, प्लेटफॉर्म अगर, एक मिनट, प्लेटफॉर्म यहाँ पर इधर को जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, ये एंगल थीटा है, तो प्लेटफॉर्म को ऊपर का एक्सेलरेशन आएगा ए कॉस थीटा। तो आप वहां पे ये चीज लगाओगे कि प्लेटफॉर्म पे कोई आगे जा रहा है, प्लेटफॉर्म पीछे खिसक रहा है, तो नेट वो आगे कितने से जाएगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो अब ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे को कितने से जा रहा है, इधर को, अगर प्लेटफॉर्म इधर को ए कॉस थीटा से जा रहा है और ये इस पे प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में ए से जा रहा है, तो नेट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नीचे को कितने से जा रहा है, ए माइनस ए कॉस थीटा से। ठीक है, क्लियर है। और इस ब्लॉक पे इधर को फोर्स कौन सा लग सकता है, केवल एम जी साइन थीटा ही लग सकता है ना। ब्लॉक पे इधर को केवल कौन सा फोर्स लगेगा, एम जी साइन थीटा ना। नॉर्मल तो इधर को लग रहा होगा, एम जी कॉस थीटा इधर होगा, केवल इधर को यही फोर्स है ना। तो हम लगा देंगे इस डायरेक्शन में एफ इक्वल टू एम ए। एफ कितना है, एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम इंटू ए कितना है, ए माइनस ए कॉस थीटा। अब हमारे पास दो अननोन है, दो इक्वेशन है, दो अननोन दो इक्वेशन, इनको लेकर के हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या आई थी, इधर थी ये वाली, इधर लिख लेता हूं, m इंटू ए कॉस थीटा माइनस ए प्लस कैपिटल M इंटू माइनस ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब मान लो मुझे कैपिटल ए निकालना है, कैपिटल ए निकालना है, तो कैपिटल ए की वैल्यू यहां से निकाल करके यहां रख देता हूं, तो स्मॉल ए आ जाएगा। स्मॉल ए आ जाएगा तो
कोई एक इक्वेशन में रख दूंगा, कैपिटल ए आ जाएगा। सॉल्विंग तो अब हो जाएगी ना, उसकी उतनी दिक्कत नहीं है। मेन इक्वेशन लिखना है आपको, कौन कौन सी इक्वेशन लिखना है उस पर फोकस करना है। तो मैंने क्या क्या समझाया आपको, कौन कौन सी इक्वेशन लिखनी है। एक तो दोनों ब्लॉक का कंबाइन इक्वेशन, और फिर एक सिंगल ब्लॉक की इक्वेशन, ये दो इक्वेशन लिखनी रहेंगी। और साथ में ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि अगर कोई प्लेटफॉर्म पे कोई एक्सेलरेशन ए कॉस थीटा है और प्लेटफॉर्म पीछे को ए से जा रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन आगे कितना होगा, ए कॉस थीटा माइनस ए। ये तीन कॉन्सेप्ट से जाकर के ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। तो अब ये सब लिख लो, फिर मैं और एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ। फिर इनको अच्छे से आपको 2-3 बार घर पे बिना देखे लिखना है, जहां पे डाउट आए वहां पे देखना है, तो चीजें दिमाग में सेट हो जाएंगी। हाँ, नॉर्मल मेथड से भावेश सोचना और कोई तरीका नहीं है। एक इसके अलावा एक होता है सीडो फोर्स का कॉन्सेप्ट, सीडो फोर्स अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, और उससे भी ये लेंदी जाएगा, तो इसलिए यही सबसे बेस्ट तरीका है। अब इस चैप्टर में एक क्लास और लगेगी, सीडो फोर्स पढ़ाना है। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सीडो फोर्स वगैरह तो इजी है, उसमें उतनी दिक्कत नहीं आएगी। यही एक वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा नहीं यार पार्थ, इसका यही जो मैंने बताया यही सबसे अच्छा शॉर्टकट है। अभी जो मैंने ये ऐसे सॉल्व किया है ना, जब तू कोई बुक में इसी क्वेश्चन को देखेगा ना तो बहुत लंबा सॉल्व हुआ होगा ना। ये जो मैंने अभी दो इक्वेशन ये लिख दिए हैं छोटे छोटे, इनसे सॉल्व हो गए हैं। कोई बुक देखेगा तो तुझे लगेगा कि ये मैंने कितने शॉर्ट में किया हुआ है। बुक में नॉर्मली शॉर्ट सीडो फोर्स लेकर के सॉल्व करते हैं और बहुत लेंदी जाता है। ये नोट हो गया, चलूं आगे। अब सॉल्विंग के बाद जो भी आए ना, मैंने सॉल्व नहीं किया है। पार्थ बोल रहा है A = G tan थीटा आ रहा है, अब वो देख लेना जो भी आ रहा हो। सॉल्विंग तो देखो कर सकते हो, उसमें वैल्यू अगर गिवन रहेंगी तो और इजीली हो जाता है ये सब। मेन आपको इक्वेशन लिखना आना चाहिए। हो जाए तो बता देना ना। अब एक और हम लोग प्रॉब्लम करते हैं। देखो यहाँ पर ये वेज है, उस पे एक ब्लॉक रखा, ब्लॉक को स्ट्रिंग के थ्रू एक पुली से पास कराते हुए यहाँ पर वॉल से कनेक्ट कर दिया। तो अब जब हम इसको छोड़ेंगे, ऑल सरफेस आर स्मूथ, ना सारे सरफेस स्मूथ है यहाँ पर, तो हमें बताना है कि इनके क्या क्या एक्सेलरेशन आएंगे। इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल एम है।
हाँ वेज है सिद्धेश ने, ये वेज है, वेज पे ब्लॉक रखा है। यहाँ पे स्ट्रिंग लगी हुई है ना, ऐसे स्ट्रिंग है यहाँ पर। एक प्रॉब्लम मैं और कर देता हूँ अभी, ये वाला भी, फिर इसके बाद तुम लोग अगला वाला ट्राई करना। देखो यहाँ पर श्रेयस भाई ये टफ है थोड़ा थोड़ा, तुझे घर पे अच्छे से ट्राई करना पड़ेगा तभी फील आएगा। देखो यहाँ पे हम ऐसे सोचेंगे कि जब ये सिस्टम को हम छोड़ेंगे ना, तो ये इधर स्लिप करना चाहेगा और ये पीछे को खिसकेगा। भावेश ये अलग क्वेश्चन है, पिछले और इसमें डिफरेंस है। पिछली बार स्ट्रिंग नहीं लगी थी ना, यहाँ स्ट्रिंग लगी हुई है। जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी तू समझ रहा है। तो हाँ काटे ही काटे हैं। तो देखो भाई यहाँ पर हम लोग ये मानेंगे, यार जाने देने से दे, सिंबल में करने दे, समझाना है ना, आंसर थोड़ी निकालना है। देख बस इक्वेशन लिखेंगे ना, पूरा थोड़ी सॉल्व करने जा रहे हैं, इक्वेशन लिखनी है केवल। तो हम मान लेते हैं कि ये इधर को ए से जा रहा है और ये इधर को स्मॉल ए से जा रहा है। कैपिटल ए जो होगा वो मानेंगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और स्मॉल ए विथ रिस्पेक्ट टू वेज है ना। कैपिटल ए जो है एक्सेलरेशन ऑफ वेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और स्मॉल ए जो है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज है। ठीक है। तो अब अगर हम इसके लिए F इक्वल टू एम ए लगाएं एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो एक्स एक्सिस में इस बार अगर हम इस पूरे को सिस्टम लेते हैं तो कोई फोर्स होगा या नहीं होगा? होगा। यहाँ पे ना मूव करेगा श्रेयस ना, ये देखो यहाँ पर क्यों मूव करेगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पे लग रहा होगा टेंशन टी ना, इस पे टेंशन टी लग रहा है, तो इस टेंशन टी की वजह से ये पुली इधर खिसकेगी ना, ये इधर खिसकेगी तो ये इधर जाएगा और ये इधर नीचे आ रहा है। यहाँ पर अगर हम पूरे को एक सिस्टम पकड़ लें, इतने पार्ट को हमने सिस्टम पकड़ा है, तो इस सिस्टम पे बाहर से कौन सा फोर्स है? टी लग रहा है ना, बाकी सब तो सिस्टम के अंदर है ना? अब जब ये देखो, जब ये इधर जाएगा, वेज इधर जाएगा, तो ये स्ट्रिंग खाली हो जाएगी ना, ये लूज हो जाएगी, तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, ये इधर खिसक जाएगा। श्रेयस समझ आ रहा है? ये जब आगे जाएगा तो ये स्ट्रिंग खाली होती जाएगी ना, लूज होती जाएगी, तो ये लेंथ बढ़ती जाएगी। तो अब देखो, हम अगर पूरे सिस्टम के लिए एक्स डायरेक्शन में सोचें, तो पहले तो हम एक्सलेशन रिजॉल्व कर लेंगे। एक्स में इसका एक्सलेशन इधर कितना आएगा? ए कॉस थीटा, और ये ए कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू वेज है। पुली इस पे वेज पे फिक्स है, पुली वेज पे फिक्स है ना, वेज चलेगा तो पुली भी चलेगी। सीधे समझा क्या? पुली वेज पे फिक्स है। तो अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो रखा है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ए कॉस थीटा माइनस ए, समझो ना, ए कॉस थीटा माइनस ए, और ये इधर को ए से जा रहा है। तो जब हम एक्स एक्सिस में इक्वेशन लिखेंगे, इस बार एक्स में इक्वेशन लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? हम इधर वाले को प्लस मान रहे हैं ना, और इधर वाले को माइनस, तो इधर को टी लग रहा है। नेट फोर्स पूरे सिस्टम पे कितना है? टी। टी बराबर एम इंटू ए, इस बार कैपिटल ए को प्लस में लिखेंगे ना, क्योंकि वो इधर को हमने प्लस माना है, और स्मॉल एम को इसका एक्सेलरेशन माइनस में लिखेंगे, तो यहां माइनस आ जाएगा। ये सबको समझ आया?
अभी धीमे धीमे आपको देखना ये आसान लगने लगेगा, बट थोड़ा टाइम लगता है ना इसमें सेट होने में। क्वेश्चन ये थोड़े टफ टाइप के हैं। फिर दूसरी इक्वेशन लिखनी है। दूसरी कौन सी लिखनी है? इस डायरेक्शन वाली, है ना। दूसरी इक्वेशन हम लोग ब्लॉक के लिए लिखेंगे इस डायरेक्शन में। तो इधर को फिर से वैसे ही सोचेंगे, ये इधर को ए से जा रहा है, ये एंगल थीटा है, तो वेज का ऊपर को एक्सलेशन है ए कॉस थीटा, और ब्लॉक का नीचे को ए है, और ए जो है विथ रिस्पेक्ट टू वेज है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? ए माइनस ए कॉस थीटा। ना, इधर को ए माइनस ए कॉस थीटा आया। फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं इधर को? इधर को एक तो लग रहा है एम जी साइन थीटा, और इस बार ऊपर को टेंशन भी लगेगा ना। जब केवल ब्लॉक का हम देखेंगे तो ब्लॉक पे स्ट्रिंग जो है वो तो बाहर का फोर्स है ना। तो दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी इस बार ब्लॉक के लिए? एम जी साइन थीटा माइनस टी इक्वल टू एम इंटू ए कितना है? ए माइनस ए कॉस थीटा। ये इधर को जा रहा था इसलिए इसको बड़ा लिया, इसको छोटा लिया ना, और ये फोर्स माइनस ये फोर्स, नेट फोर्स हो गया बराबर एम इंटू ए। सेकेंड इक्वेशन सबको समझ आई? अब देखो अपनी जिंदगी अभी इतनी आसान हुई नहीं है अभी भी। अभी अपने पास कितने अननोन है? कैपिटल ए, स्मॉल ए और टी, और इक्वेशन कितने हैं? दो। तो बहुत नाइंसाफी है अभी, एक और चाहिए। अब और एक इक्वेशन कहां से लाई जाए? अबे अननोन श्रेयस, ये एम एम जी ये क्या अननोन बता रहा है? ये सब तो मास है, गिवन है ना। तू आज सोया नहीं है लग रहा है, कुछ भी बोल रहा है। इक्वेशन और हम कहां से लाएंगे? अब देखो हम यहाँ पे स्ट्रिंग कंस्टेंट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ स्ट्रिंग भी तो आ गई है ना। यहाँ देखो स्ट्रिंग भी आई है, तो हम स्ट्रिंग कंस्टेंट लगाएंगे। स्ट्रिंग कंस्टेंट यहाँ पे देखो क्या होगा। यहाँ पे स्ट्रिंग कंस्टेंट लगाने के लिए हम लोग लूजनिंग टाइटनिंग मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे टेंशन टेक्निक से बहुत लेंदी जाता है। हम लूजनिंग टाइटनिंग से सोचेंगे तो हम ऐसे सोचेंगे, अगर ये इधर को ए गया, अगर ये इधर को एक्स जाएगा, तो ये स्ट्रिंग कितनी लूज हो जाएगी? अगर ये इधर को एक्स जाएगा तो ये स्ट्रिंग एक्स लूज हो जाएगी ना। अब जितनी ये लेंथ इधर लूज होगी उतनी इसको आप बड़ा कर सकते हो ना। तो इसको मैं नीचे कितना खींच सकता हूँ वेज पर? अगर ये लेंथ एक्स कम हुआ तो वेज पे मैं इसको एक्स नीचे खींच लूंगा। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जितना ये इधर जाएगा उतना ही ये वेज पे जाएगा, है कि नहीं? जितना ब्लॉक ग्राउंड पे जाएगा, वेज ग्राउंड पे जाएगा, उतना ही ब्लॉक वेज पे जाएगा। ये बात समझ आई सबको? तो मैं बोल सकता हूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू वेज सेम है। अगर डिस्प्लेसमेंट का कंस्टेंट आ गया तो वही मैं बोल दूंगा एक्सेलरेशन का कंस्टेंट। तो मैं बोल दूंगा कैपिटल ए बराबर होगा स्मॉल ए के। सबको अच्छे से चमक गया? अब देखो आपके पास तीन अननोन है, तीन इक्वेशन है। अब ऐसे दे सब कुछ रिपीट कराता है तू, ध्यान से सुन भाई। देखो ये अगर आगे जाएगा, ये स्ट्रिंग की लेंथ तो कांस्टेंट है ना, स्ट्रिंग की लेंथ नहीं बढ़ सकती। ये अगर आगे जाएगा तो ये वाला पार्ट छोटा होगा, यहाँ से स्ट्रिंग खाली हो जाएगी। यहाँ से अगर स्ट्रिंग एक्स खाली हो गई तो इसको मैं कितना और एक्सटेंड कर सकता हूँ? खाली मतलब लूज हो गई, तो इसकी लेंथ में कितनी बढ़ा सकता हूँ? एक्स बढ़ा सकता हूँ ना। इसको खींचूंगा नीचे को तो फिर से स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी। इसके जाने की वजह से स्ट्रिंग लूज होगी और इसके नीचे जाने की वजह से स्ट्रिंग टाइट होगी। तो जितना ये इधर जाएगा उतना ही ये वेज पे जाएगा। वेज पे जाएगा मतलब विथ रिस्पेक्ट टू वेज चल रहा है। तो ये हमारा ऑलरेडी विथ रिस्पेक्ट टू वेज है, और ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो इनको मैंने रिलेट कर दिया।
ये नोट कर लो जल्दी से, फिर और एक दो क्वेश्चन करा दो तो दिमाग में सेट हो जाएंगी चीजें। अब हर बार देखो यही सेम टाइप की चीजें करनी है। एक तो पहले दोनों को एक साथ सिस्टम लेकर के इक्वेशन लिख देना है, ये इक्वेशन, फिर ब्लॉक की इक्वेशन लिख देना है, फिर कंस्टेंट रिलेशन लिख देना है ना, हर बार यही करना रहता है। नोट करो ये। सर आयु बताया ना मैंने कि यहाँ पर इसका डायरेक्शन मुझे वेज के रिस्पेक्ट में पता है कि इधर है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो कहीं इधर होगा ना। तो इस इधर कौन सा ये डायरेक्शन है, कितने एंगल पे लूं, इसलिए नहीं ले रहा हूं। सर आयु समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, नोट हो गया। अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ। अब आपको करना है खुद से सॉल्व। अब आप कर सकते हो ना। सारे सरफेस स्मूथ हैं। यहाँ पे इस बार मैंने यहाँ पे भी पुली लगा दी है ना, ये रॉड है, ये पुली हॉरिजॉन्टल हमेशा ऐसी रहेगी, ये स्ट्रिंग गई हुई है। तो हमें अब बताना है दोनों ब्लॉक के क्या क्या एक्सेलरेशन होंगे, इक्वेशन लिख देना है केवल आपको। हाँ सर आयु, वेरी गुड। इस बार ए इक्वल टू 2a आएगा। उल्टा लिखा तूने शायद। उल्टा लिख दिया सर आयु तूने। चेक करते हैं अभी। अबे आदित्य, उल्टा का मतलब ये थोड़ी कि 2a को इधर कर देंगे, कैपिटल ए को इधर कर देंगे, इससे क्या फायदा हुआ है तो दोनों इक्वल ही ना। देखो यहाँ पर हम लोग पहले तो कंस्टेंट, स्ट्रिंग कंस्टेंट लिख देते हैं। मान लो ये इधर को x गया और ये वेज पे स्मॉल x गया। अगर ये इधर को x जाएगा तो यहां से स्ट्रिंग कितनी लूज होगी, यहां से x लूज होगी कि नहीं, कैपिटल x लूज होगी। और ये जब आगे जा रहा है तो यहां से भी कैपिटल x लूज होगी ना।
यहां से भी कैपिटल एक्स लूज होगी, यहां से भी कैपिटल एक्स लूज होगी। तो इसका मतलब टोटल ये कितनी लूज हो गई है, 2x। तो अब मैं इसको वेज पे कितना नीचे खींच सकता हूँ, टाइट करने के लिए 2x खींच सकता हूँ ना। तो वेज पे ये जितना चला उसको स्मॉल एक्स बोल रहा हूँ, तो स्मॉल एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 2 कैपिटल एक्स होगी ना। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आया वही हम लोग एक्सेलरेशन का रिलेशन बोल देंगे ना। मान लो ये इधर को ए से जा रहा है और ये नीचे को ए से जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे स्मॉल ए बराबर होगा 2 कैपिटल ए। स्ट्रिंग कंस्टेंट सबको समझ आया। तो एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन, दोनों को एक साथ लेकर के लिख देंगे, वो आ जाएगी। फिर एक तीसरी इक्वेशन ब्लॉक की लिख देंगे, वो आ जाएगा। 3 इक्वेशन फिर हो जाएगा। हाँ सर आयु, वेरी गुड। ना दूसरी इक्वेशन ये आ जाएगी ना। इस बार देखो यहाँ पे जब हम इन दोनों को सिस्टम लेंगे, अगर हमने इन दोनों को सिस्टम लिया तो इस पे बाहर से फोर्स कितना लग रहा है, एक तो यहाँ पे टी और यहाँ पे टी ना। यहाँ का टेंशन इसको खींच रहा है, इसको भी खींच रहा है। तो टोटल फोर्स इस बार बाहर से कितना है, एक्स डायरेक्शन में 2t। इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये एंगल थीटा है, तो इसका इधर आ जाएगा ए कॉस थीटा। तो फिर से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन कितना आएगा, ए कॉस थीटा माइनस ए, इस डायरेक्शन में। तो अब हम लोग इक्वेशन लिख देते हैं एक्स एक्सिस में, और हम इधर को मान रहे हैं प्लस और इधर को मान रहे हैं माइनस। तो इधर को टेंशन है तो वो प्लस में लिखेंगे 2t इक्वल टू m1 a1। m1 कितना हो जाएगा, कैपिटल M इंटू ए माइनस m इंटू ए कॉस थीटा माइनस ए। सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, सबको क्लियर है। फिर थर्ड इक्वेशन लिख देते हैं। थर्ड के लिए फिर से ब्लॉक की लिखनी है। माइनस प्लस तो अपने ऊपर है ना सर, आप किधर को भी प्लस ले सकते हो, किधर को माइनस। ये वाला देखो इधर जा रहा है, ए कॉस थीटा माइनस ए इधर है और मैं इधर को प्लस लिख रहा हूं, तो इधर वाले को माइनस में लिखूंगा ना। फिर ब्लॉक के लिए लिखूंगा, ब्लॉक यहां पर नीचे को जाएगा ए माइनस ए कॉस थीटा से। ठीक है, अब ये बताने की जरूरत नहीं है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इधर को जा रहा होगा ना, ए माइनस ए कॉस थीटा। इधर को कितना फोर्स है, एम जी साइन थीटा। और इस पे इधर को स्ट्रिंग का टेंशन टी। 2t क्यों से पार्थ, एक ही टेंशन है ना, एक ही तो स्ट्रिंग लगी है। टेंशन तो इस पूरी स्ट्रिंग में सेम होगा ना हर जगह, ये पूरी सेम स्ट्रिंग है ना, यहां से लेकर के यहां तक हर जगह सेम है। तो अब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी ब्लॉक के लिए, एम जी साइन थीटा माइनस टी इक्वल टू एम इंटू ए माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है, सबको अब आइडिया लग रहा है कैसे लिखना है। अब ये नोट कर लो, फिर एक क्लास प्रॉब्लम और करा देता हूँ, बस फिर ये खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीडो फोर्स कर लेंगे, बस खत्म है चैप्टर। अबे ऑल क्लियर कौन सा वाला क्लियर, सब उड़ रहा है वो वाला क्लियर क्या। ये तो है ही है यार, अब इस वाली क्लास में थोड़ा तो दिक्कत रहता है। यार
अच्छा ये श्रेयस, अभी एक बार घर पे अच्छे से करना ना, जैसे मैंने बताया हुआ है। थोड़ा पहले तो ब्रेक लेना, दिमाग रिलैक्स हो जाए, फिर एक बार करना, हो जाएगा। अब थोड़ा आइडिया लग गया है तुम लोगों को कैसे करना है। 3 इक्वेशन लिखनी है हर बार, कंस्टेंट रिलेशन, दोनों का मिला के इक्वेशन और ब्लॉक की इक्वेशन। अरे इक्वेशन सॉल्विंग इज बड़ी डील नहीं है भाई। इक्वेशन सॉल्विंग में कैसे मान, सब जगह मान लो यहाँ से, पहले इन दोनों को ऐड करो, टू को इधर ले जाओ, ऐड करो, टी कैंसिल हो जाएगा, फिर कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए के टर्म में लिख दो, हो जाएगा सॉल्व। इक्वेशन बाद में आराम से सॉल्व कर लेना, वो सॉल्व हो जाएगा, उसमें अपन ना बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर हम सॉल्व करने लग गए तो। अबे श्रेयस, मजाक थोड़ी करूंगा, जो एग्जाम में आता है वही पढ़ाऊंगा भाई। हाँ, थर्ड वाली ब्लॉक की इक्वेशन है सिद्धेश। अगले सम की कर देंगे, ओके। अगला सम वैसे भी ज्यादा इक्वेशन नहीं है, उसका इजी हो जाएगा। बस ये लास्ट सम है, वेज कंस्टेंट पे, फिर ये खत्म। ये वाला केवल ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को दिक्कत हो रही है, हर साल मैं पढ़ाता हूँ, हर साल हर बैच में दिक्कत होती है। कुछ टाइम बाद लेकिन इजी लगने लगता है, पहली बार में तो दिक्कत होती ही होती है। ज्यादातर जगह तो लोग इसको पढ़ाते ही नहीं है कि बच्चों को समझ नहीं आएगा, क्यों पढ़ाना। देखो यहाँ पर हमने एक वेज लिया है, उस पे हमने, आप देखोगे कोई भी बुक वगैरह नोटबुक में भी ये पढ़ा, नोट में भी नहीं डालते हैं ये, एक दो एग्जाम्पल में दे देते हैं बस, क्योंकि ज्यादा टेंशन क्यों लेना। तो यहाँ पे देखो क्या है, एक हमने वेज लिया कैपिटल एम मास का, स्मॉल एम मास का ब्लॉक लिया, इसको ऐसे अरेंज कर दिया है, ये इंक्लिनेशन थीटा है, ये पुली इस पे वेज पे फिक्स है ना, और सारे सरफेस स्मूथ है। ये सब देखो जो प्रॉब्लम है ये एडवांस के लिए ही है ना, मेंस वगैरह हो गया, सीटी हो गया, उनके लिए तो दूर दूर तक ये सब कभी नहीं आ सकते। जो मेंस वाले हैं वो तो नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ट्राई कर लो, समझ आता है ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। पार्थ, कुछ भी चीजें रटनी नहीं है आपको, जो दिख रहा है वो अप्लाई करो, अप्लाई करना सीखना है। यहाँ और बोर्ड में यही तो डिफरेंस है, आपको हर बार कुछ नया आएगा, जो सीखा है वो यूज करो, याद वाला मत करो। हाँ सर, आयु वेरी गुड। हाँ 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 हाँ, ए इक्वल टू स्मॉल है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जब आगे जाएगा
इधर को ए से, तो ये स्ट्रिंग लूज होगी तो ये नीचे खिसकेगा स्मॉल ए से। लेकिन साथ में एक चीज और है, देखो जब ये आगे जाएगा तो इसको अपने साथ आगे भी ले जाएगा। ये ब्लॉक इस बार दो तरफ चल रहा है, एक तो वेज के साथ आगे भी जा रहा है और नीचे भी खिसक रहा है। ये सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर ये आगे को ए गया तो ये अपने साथ इसको भी आगे ले जाएगा, और ये जब आगे गया तो ये स्ट्रिंग लूज हुई तो ये नीचे खिसक जाएगा। और नीचे कितना खिसकेगा? जितना ये स्ट्रिंग इधर से लूज हुई है। तो साथ में कंस्ट्रेंट रिलेशन है कैपिटल ए इक्वल टू स्मॉल ए। फिर दोनों के लिए हम लोग दोनों को सिस्टम लेकर के इक्वेशन लिखे। दोनों को सिस्टम ले तो बाहर से फोर्स क्या है? एक्स एक्सिस में टी इक्वल टू, दोनों का एक्स में एक्सेलरेशन क्या है? दोनों कैपिटल ए से इधर को जा रहे हैं ना, एक्स में दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, एम इंटू ए प्लस स्मॉल एम इंटू ए। एक्स में दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। और इसका वर्टिकल में लिखें, वर्टिकल में लिखेंगे तो इस पे नीचे को mg लग रहा है ना, इस पे नीचे को ब्लॉक पे mg लग रहा है, ऊपर को t लग रहा है, और ये नीचे को जा रहा है a से ना। वर्टिकल में ब्लॉक पे तो mg लग रहा है ना, इस बार ब्लॉक वर्टिकल हो गया है ना, अब इंक्लाइन प्लेन पे नहीं है, वर्टिकल है। तो वर्टिकल वाली ब्लॉक की इक्वेशन mg माइनस टी इक्वल टू m इंटू ए की वैल्यू कैप हर जगह कैपिटल ए स्मॉल ए इक्वल है ना, इसको हम लिख सकते हैं m प्लस एम इंटू स्मॉल ए लिख दिया, कैपिटल ए को स्मॉल ए, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो एम जी इक्वल टू आ जाएगा 2m प्लस एम। तो ए इक्वल टू आ गया है? ये स्मॉल ए आया, जो स्मॉल ए आएगा वही कैपिटल ए आ जाएगा। हाँ, थीटा इस बार बस शो करने के लिए था, बस ऐसे दे दिया गया था कंफ्यूजन के लिए। सीधे से एम जी नीचे लग रहा है, ऊपर टी लग रहा है, और ये नीचे को ए से जा रहा है ना, तो एम जी माइनस टी नेट फोर्स हो जाएगा बराबर एम इंटू ए किया है। अबे ये कितनी बार तो समझाया भाई, दोनों पे एक साथ देखेगा तो एक साथ कितना लग रहा है? टी लग रहा है, तो टी इक्वल टू इसका एम इंटू ए, और ये भी इधर को जा रहा है एम इंटू ए, दोनों का लिख दिया है। ये भी इधर को कैपिटल ए से जा रहा है ना। अब देखो यहाँ पे अभी मेन इसका जो है पार्थ, वो गूगल वाला आने वाला है अभी। ये जो इसका एक्सेलरेशन ने पूछा जाए तो कितना बताओगे? जो स्मॉल है मैं उसका एक्सेलरेशन ए नहीं बताओगे, दो एक्सेलरेशन है, इधर भी है और इधर भी है, तो नेट एक्सेलरेशन इसका कितना है? जो स्मॉल एम है उसका नीचे को एक्सेलरेशन ए है, और इधर को कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल ए। तो इसके दो एक्सेलरेशन है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो नेट एक्सेलरेशन कितना है इसका? √2a है। ये बात समझ आ रही है ना? दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर है, तो नेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक जो आएगा वो कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो √2a ना। अब ए की वैल्यू ऊपर से डाल देंगे, तो ये हो गया अब आपका कंप्लीट वेज कंस्ट्रेंट और न्यूटन लॉ फॉर सिस्टम और पार्टिकल कंबाइन करके क्वेश्चन बनाना। अब लास्ट क्लास में चीजें इजी हैं, सीडो फोर्स, बस फिर ये चैप्टर खत्म है। आज वाली क्लास में जो भी पढ़ाया लास्ट के 1 घंटे में, उनको आपको फिर से सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं ना, फिर से सबको लिखना है बिना देखे हुए, अच्छे से रिवीजन कर लेना ना। अब होमवर्क बता रहा हूँ, होमवर्क नोट करो।
होमवर्क में देखो स्प्रिंग वाले अभी तक प्रॉब्लम हम लोगों ने नहीं किए थे, तो वो करने हमें। एक तो होमवर्क में पहले होमवर्क नोट करो पार्थ, फिर गुड मॉर्निंग और बाय करना। होमवर्क नोट करो सभी। इलुस्ट्रेशन 9, फिर इन चैप्टर इन टेक्स्ट एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 2, जो जो स्प्रिंग के फोर्स छूटे हुए थे वो बता रहा हूं ना। क्वेश्चन नंबर 1, 2, इलुस्ट्रेशन नंबर 15, 17, बस इतना ही अभी तो दे पाऊंगा इसमें, इतना कर लो ना। और मेनली क्या है, जो आज पढ़ाए गए हैं उनको अच्छे से कर लेना है ना। हाँ बोल, क्या डाउट है सिद्धेश? सिद्धेश कुछ बोल रहा था, डाउट था तुझे कुछ? सर ऑन द लास्ट। ये वाला पार्ट मुझे पता है तुझे नहीं समझ आएगा, तू वेक्टर पढ़ पहले, फिर ये सब बातें कर। तू नोट करता जा और वहां पे लिख के रख कॉपी में डाउट है, जब वेक्टर पढ़ लेगा तब वो सब चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, फिर अब क्लोज कर रहा हूँ ना। बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बाय बाय।